Hello, am I audible? सर सो सभी विद्यार्थियों को आज नवरात्रि की शुभकामनाएं। सर आपको भी सेम टू यू सर। Oh, thank you. So I hope you are doing well. Okay, and I wish good health for you. May Goddess Durga bless you all. Okay. Okay. So in our last lecture we were discussing about the construction features and जनता मॉडल का जो हमने गोबर गैस प्लांट था उसको हमने थोड़ा जाना उसके बारे में। एक बार इसका कंस्ट्रक्शन और हम दोबारा से देखते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्या हैं इसके। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दे कैन आस्क यू। तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना बायोगैस प्लांट, जो मोस्ट कॉमन है अपना इंडिया में, दैट इज जनता मॉडल गोबर गैस प्लांट। ओके, एंड कंस्ट्रक्शन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका फाउंडेशन बनाना जरूरी है। तो आप फाउंडेशन यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप देखते जाइए कि अगर फाउंडेशन जो है यहाँ पे डायग्राम में कहाँ पे शो किया हुआ है। सो दिस इज योर फाउंडेशन, आई एम मार्किंग इट विद ग्रीन कलर। यू कैन सी दिस इज द फाउंडेशन, जो बेस होगा जहाँ पे आपका ये पूरा जो प्लांट है कंस्ट्रक्ट होगा। सो यू नीड अ रिजिड बेस ओवर देयर। ओके, देन कम्स द डाइजेस्टर इटसेल्फ, और आप कह सकते हैं दिस इज द कोर, पूरे प्लांट का कोर है, जो सारा काम मेन जो प्रोडक्शन हो रहा है गैस का वो यहीं पे होता है। देन कम्स योर डोम। डोम स्ट्रक्चर इस तरह से है सो दैट जो गैस है वो कलेक्ट होके एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आ जाए सारी की सारी। और देन इनलेट चैम्बर, जहाँ से आपका जो आप एक किसी भी ड्रम में या किसी भी बाल्टी में आप जो है स्लरी बनाएंगे गोबर, या फिर आपके पास जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका जो छोटे छोटे पीसेस करके विद वाटर, सो दैट इट कैन फ्लो इजीली। यहाँ पे इसको पोर करेंगे मिक्सिंग टैंक के थ्रू एंड इट विल गो टू इनलेट चैम्बर में, यहाँ से चला जाएगा।
ठीक है। देन कम्स योर आउटलेट चैम्बर, जहाँ पे आपका जो डाइजेशन के बाद जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, क्योंकि एक बार डाइजेस्ट होने के बाद दोबारा से तो डिकम्पोज होकर गैस जनरेट नहीं करेगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मैन्योर। सो मैन्योर को यहाँ से बाहर निकालना जरूरी है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस आउटलेट चैम्बर। यहाँ से ओवरफ्लो करके निकलता रहता है धीरे 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 धीरे, एंड फार्मर्स कैन यूज इट फॉर फर्टिलाइजिंग देयर लैंड्स। मैन्योर यहाँ पे इकट्ठा करते रहते हैं इसको। ओके। मिक्सिंग टैंक जो ये मिक्सिंग वाला प्रोसेस जो मैंने बताया, ये यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे भी एक इसमें आप जो है किसी फावड़े वगैरह से इधर पुट करके डंडे से इसकी मदद से यहाँ पे डाल सकते हैं इसको। एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपने प्रोड्यूस किया है वो गैस को कैसे आप निकालोगे, दिस इज द सिस्टम। यहाँ से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाइप। ओके, इतना प्रेशर होता नहीं है, एंड जनरली प्रेशर इज वेरी लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज विदाउट दैट यू कांट फ्लो दिस गैस टू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस। एक पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए, यानी कि प्रेशर डिफरेंस तो चाहिए। आपको कोई चीज़ कहीं से यहाँ मूव करानी है, सो यू नीड प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, सो इतना हाई नहीं होता, बट यू कैन ब्रिंग इट टू अराउंड 100 meters, इतना आप ले जा सकते हैं। सो दीज आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ योर गोबर गैस प्लांट, और यू कैन से बाय द बायोगैस प्लांट्स। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका होता है मीथेन, CH4। ठीक है, एंड इट इज़ ए कंपेस्टेबल गैस, और कैलोरीफिक वैल्यू इतनी हाई नहीं होती है, फिर भी आपके जो डोमेस्टिक पर्पस है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द फाउंडेशन इज द एम्पल कॉम्पैक्ट बेस ऑफ द डाइजेस्टर मेड अप ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, brick, ballast. Its construction is so carried out that it may provide a stable foundation to the digester walls and bear the full load of the slurry filled in the digester. It should be waterproof so that no रिपोकुलेशन और वाटर लीकेज टेक्स प्लेस। ये जो मैंने कल बताया था बच्चे को, एक बच्चा पूछा था सर गड्ढा खोदते हैं मिट्टी का, तो वही वो गड्ढा तो खोदते हैं, बट इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं विद कंक्रीट वॉल, और उसकी प्रॉपर प्लास्टरिंग करते हैं, सो दैट जो वाटर है वो स्वीप अवे जो है आपके जो है एब्जॉर्ब ना हो जाए लैंड में, और यहाँ पे सॉलिड मास होगा वो इतना एफिशिएंट आपका प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। दूसरा, आपका जो मूवमेंट ऑफ स्लरी है इनटू द डाइजेस्टर, एंड डाइजेस्टर के बाद जो निकलने का, दैट मूवमेंट विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपका पोर्शन होता है ये फिक्स्ड होता है, इसको आप बार बार ओपन नहीं कर सकते। द ओनली वे जिसके थ्रू आपका मटेरियल यहाँ से जा सकता है, दैट इज योर इनलेट चैम्बर, एंड योर आउटलेट चैम्बर से बाहर आ सकता है, और कोई इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टर, इट इज एन अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल वॉल पोर्शन मेड ऑफ ब्रिक। जो मैंने बताया, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है कुएं टाइप में, ज्यादा गहरा नहीं होता, एंड सैंड एंड सीमेंट, एंड इट इज this place where the fermentation of dung yani cow dung take place. It is also sometimes called the fermentation tank. Two rectangular openings faces each other, जो facing each other, एक दूसरे के सामने, देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये दोनों आपस में देखो सामने आमने सामने है, are provided for inflow and outflow of almost middle of its height. Now talking about this dome, this structure, dome structure, ये वाला जो ये है, this is dome. It is a hemispherical roof of a digester and has a fixed height and forms the critical point part in the construction of Janta Gobar gas plant. The gas get collected in the space of the dome and exert pressure on the slurry in the digester. Okay. Now inlet chamber has a bell mouth shape and is made up of bricks, cement, and
has its top opening at the ground level. Its outmost wall is inclined slopey to enable the cattle dung feed to move easily into the digester. ठीक है, ये स्लोप है इसमें, इसके लिए बता रहा हूँ. Now outlet chamber is a part of a plant through which the digestive slurry move out of at a predetermined height and has a rectangular cross section, and above this a large to be defined height. For easy cleaning of digester, 2 steps are provided in it which a man can climb down. जब इसकी हमें सफाई करनी होती है, यानी कि कुछ 6-7 महीने तक चलने के बाद हमें इसकी प्रॉपर से क्लीनिंग करनी है, अगर हमें लग रहा है तो हम इसको पहले सब चीज को रिमूव कर देंगे, देन वी कैन क्लाइम डाउन एंड देख सकते हैं कहीं पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है या फिर कहीं से कोई टूटा तो नहीं है कोई चीज, उस तरह की अगर इंस्पेक्शन टाइप करनी है. सो फॉर दैट देयर इज आल्सो provision in this tank. And the mixing tank is a tank where the gobar and water is mixed properly in the ratio of 1:1 to make a slurry which then poured into the inlet chamber. Now gas outlet pipe, it is a small piece of galvanized iron. GI means the galvanized iron. Galvanized iron means because the environment is very humid, and you know the humid environment is very favorable for decay of your iron, especially rusting जो है fast होगी. So for that we used galvanized iron, the iron with zinc coating on it, so that the rusting does not take place. Is fitted on top of the dome for taking away the gas to point of use तक ले जाने के लिए. The valve is fitted at the end of the to regulate the flow of gas to the gas direction. Okay. So for गैस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स या कहीं कंडीशंस जहां पे हम इसको सेटअप करना है, तो कैसे हम उसको डिफाइन करें. सो व्हाइल सेलेक्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनता गोबर गैस प्लांट, the following should be given due considerations. पहला, the surface should be plain, even and be at a higher elevation so that during the rainy seasons the water level is at least 3 meter depth, and the higher level will discourage waterlogging and ensure easy discharge of spent slurry from outlet tank. Preferably this place should be beyond the reach of children. तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है कि इतना गहरा नहीं हो या फिर ऐसी लोकेशन पे ना हो जहाँ पे वाटर का जो है कलेक्शन हो इन रेनी सीजन, ताकि जो वाटर के कारण जो पानी आपका इकट्ठा हुआ वो उसके अंदर फिल ना हो जाए. ठीक है, वो पानी से भर जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. आपको कंस्ट्रक्ट करो. तीसरा, it should be at least 2 meter away from the foundation of house. जहाँ पे आपके हाउस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहां से 2 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए. फोर्थ वन, द सनलाइट शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग होल डे एंड अराउंड द ईयर, मतलब पूरे साल सनलाइट आनी चाहिए. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल constructing this type of plant. Then coming to the next point, the site should be at least 10 to 15 meter away from the water drinking source. जो आपका पानी का सोर्स है वहां से भी दूर होना चाहिए, बिकॉज इट में कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, बैक्टीरिया जो इसके अंदर है. एंड there should not be any big tree near the plant whose roots can cause any harm with the passage of time. अगर यहाँ पे कोई ट्री है, बड़ा ट्री है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करेंगी और हो सकता है इसकी जो कंक्रीट की जो वॉल है उसके अंदर ये घुस जाएं और टाइम के साथ बड़ी होती रहे और वहां पे क्रैक्स डेवलप कर दें, उसकी वजह से वाटर जो है आपका सीप अवे हो जाए. सो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको भी हमें ध्यान में रखना है. ट्री वाला हो गया पॉइंट. नाउ देयर शुड बी an easy availability of water near the plant.
पानी की रिक्वायरमेंट भी हमें है, तो वो वाटर सोर्स भी होना चाहिए. It should avoid to avoid carrying spent slurry to very far distance. There should be some space for making compost pit. जो उसका बाहर जो निकला है आपका आउटलेट से, उसको कंपोस्ट पिट बनाने के लिए भी हमारे पास एरिया होना चाहिए, ताकि हमें दूर दूर उसको कैरी ना करना पड़े, बिकॉज वो काफी जो है लूज होता है. स्लरी टाइप है तो उसको आप बाल्टियों से ले जा सकते हो आप, सीधा ऐसा तो है नहीं कि आप किसी बकेट में डालो और ले जाओ. Earth should have adequate bearing stress to avoid any possibility of caving in and collapse of the plant. मतलब जो आपकी जहां भी आप प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां की मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, बिल्कुल बालू रेत ना हो कि आप कंस्ट्रक्ट करें और वो कोलैप्स कर जाए लूज सैंड की वजह से. जैसे आपकी रिवर्स के साथ होती है ना, लूज सैंड होती है, बहुत लूज रेती जिसको बोलते हैं, वहां पे आप कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करोगे वो टाइम के साथ ढह जाएगी, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है ना लैंड की, मिट्टी की स्टेबिलिटी नहीं है. So these are the important points for site selection if they ask. So soil formed for clay, that is related problems and precautions क्या है? Easy expansion and contraction of soil as the moisture contains increases and decreases. दूसरा है precautions, do not disturb the primitive soil, take measures for excessive water loss or drain the surface. Soil characteristics हैं ये. Non-uniform soil structure, partly soft soil and partly rocky soil. So relative problem क्या हो सकती है? Cracks may appear in digester wall due to uneven settling. Precautions क्या लेने हैं? Provide a uniform kind of soil under digester, or remove a portion of the soft soil and put lime, concrete or rubble in its place. या फिर remove a part of rock and add medium and coarse sand, cinders, clay and clay gravels. Now third type is soil with high water table, जहाँ पे पानी ज्यादा है. Related problem, there is an upward force on the digester due to the pressure of groundwater. So precaution, construct the plant in low water regions, dig a trench around the digester to collect the water, and this water may be occasionally pumped out, या फिर divert the groundwater if possible to other places, there is well or points. Increase the strength of base of the digester by increasing its thickness, and it will counteract by the buoyancy force of the groundwater. अब प्लांट को चलाना कैसे, इनिशियल लोडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब चलेगा कैसे? उसमें आपने सब चीज कंस्ट्रक्ट कर ली, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन के बाद उसको चलाना भी तो है. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लांट इट इज टू बी चार्ज्ड विद द कैटल डग और वाटर, दोनों को मिलाना है 1:1 रेशियो में. मतलब अगर 1 किलो गोबर है तो 1 लीटर पानी आप मिलाइए. सिंस जनता plant is designed for 50 days retention period, therefore initially loading will comprise 50 times of gobar needed for daily feeds. Naturally, to arrange such a large quantity of gobar by farmers who have a few cattle is a problem. This difficulty can be overcome if the gobar is collected regularly during the period of construction of plant, and by the time the plant is complete the large quantity of gobar can be collected. Okay, फिर उसको हम धीरे धीरे टाइम इंटरवल पे देते रहेंगे. तो बिफोर फीडिंग इनटू digester, the dunk must be properly mixed with water in ratio 1:1 in the mixing tank to get the slurry. The slurry is then fed to the digester up to the step provided on the outlet chamber. Thereafter the fermentation starts. So initially allow the gas, which comprise of large percentage of carbon dioxide, oxygen and hydrogen sulfide to escape, since it will not easily burn. पहले जो प्रोड्यूस होगी गैस, क्योंकि उसके साथ अभी जो हमने फिल किया था उसमें पहले एयर के साथ ऑक्सीजन भी थी,
अब वो जब तक उसको हम पूरी तरह से भरने देंगे, फिल नहीं कर देंगे, तब तक वो जो हमें प्रोसेस चाहिए वो अचीव नहीं पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजिशन से जो बन रही है ना, ऑक्सीजन एंड सल्फाइड बनेगी और वो जलेगी नहीं जल्दी से। So gas obtained after this release will have a right composition of methane 62 and carbon dioxide 40 and with burn with odorless blue flame in a gas। चूल्हा, बर्नर, स्टोव जो भी आप लगाओगे उसमें वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी। Now at this stage start feeding the plant with dung slurry regularly। Proper and careful feeding will ensure the flawless supply of the gas। Okay, so फंक्शन कैसे करता है इसका हम जानेंगे, उससे पहले किसी को कोई डाउट है उसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, तो कैटल डंग जो है एंड वाटर मिक्स, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि ये 1:1 रेशियो में मिलाना है एंड देन फिल डाइजेस्टर में जब तक उसका जो पोर्शन है वो ब्लॉक ना हो जाए, ताकि कोई और एयर के लिए जगह ना रहे। एज सुन एज द फर्मेंटेशन ऑफ डंग पिक्स अप एंड जनरेट गैस स्टार्ट्स एक्यूमुलेशन। जो डोम है उसके अंदर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा गैस। दिस गैस देन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द स्लरी एंड डिस्प्लेसेस इनटू द इनलेट एंड आउटलेट चैम्बर्स। अब ये जो गैस बन रही है इसमें, ये प्रेशर हल्का सा नीचे दबाएगी उसको, तो जो आपका जो स्लरी है ना, स्लरी वो टैंक में थोड़ा लेवल डाउन रहेगा और जो आपके इनलेट और आउटलेट में है उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। ओके, ये इस प्रेशर की वजह से है जो गैस उस पर इंड्यूस कर रही है। ठीक है, दिस फॉल इन द लेवल ऑफ स्लरी कंटिन्यूज if the outlet and inlet is closed till the slurry reaches the upper end till the slurry reaches the upper ends or edge of the inlet and outlet gates। After this stage any further accumulation of gas will exert pressure and starts escaping through these gates into the atmosphere। This condition is indicated by the bubbling and the fourth formation on the surface of slurry in inlet and outlet tank। So ये क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ डायग्राम में। देखो यहाँ पे जो ये जो लेवल है ना स्लरी का, ये देखो यहाँ पे इतना है और इनलेट और आउटलेट में इतना है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक्ट कर रही है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ पे है गैस प्रेशर जो गैस ने इंड्यूस किया है। अगर ये इनिशियल स्टेट में होता, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं है, तो ये वाला लेवल यहाँ होता, इसके पैरेलली होता कि नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर ये इंड्यूस इसको पुश कर रहा है नीचे, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर चढ़ जाएगा इधर और यहाँ से इधर चढ़ जाएगा। सो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि हम गैस निकाल नहीं रहे हैं बट प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ये गैस यहाँ से एस्केप करना स्टार्ट कर देगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स इनलेट और आउटलेट से, या फिर यहाँ पे झाग बनना शुरू हो जाएगा, बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो वो वाली कंडीशन हमें नहीं आने देनी चाहिए, उससे पहले हमें यहाँ से गैस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है और अपने जो भी हमें पर्पस के लिए चाहिए उसको लिए यूटिलाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ एक चीज और आ गई आपकी समझ में कि ये वाला जो डिफरेंस होगा हाइट का विल बी द एक्चुअल प्रेशर, गैस प्रेशर। ये देखो यहाँ भी दिखा, इसने लिखा भी रखा है दिस इज द मैक्सिमम गैस प्रेशर। ये तो होगा मैक्सिमम गैस प्रेशर, है कि नहीं? यस, किसी को नहीं समझ में आया ये वाली बात? बोलिए। यस बच्चों, ये प्रेशर वाली बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई सर, आ गई। जैसे हम बैरोमीटर पढ़ते थे ना, एक ट्यूब होती थी ऐसे करके, तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है।
इस तरह से एक ट्यूब होती थी और हम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस निकालते थे इसका। यहाँ पे ये ओपन एंड होता था और यहाँ पे पी प्रेशर हम इंड्यूस करते थे। यहाँ पे एक यहाँ P1 और यहाँ पे हमने लिया P2। सो प्रेशर डिफरेंस क्या होता था, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एक यहाँ पे है, और जो ये कॉलम की हाइट थी, डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी इंटू h हाइट इसकी, यही तो होता था। दिस विल बी द प्रेशर रो जी एच, दिस इज द प्रेशर। और मैं फोर्स की बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय द एरिया, तो ये आ जाता था फोर्स, यही तो होता था। दिस इज द प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो यहाँ भी यही फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो P1 माइनस P2 यानी कि और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस। तो यही प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, कॉलम की हाइट अगर आप देखो तो। दिस इज योर फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, यू माइट हैव स्टडीड इट। समझे बात को? यस, समझ में आया? यस सर। ओके, पढ़ा करो बच्चों, घर पे भी जाके पढ़ा करो। जाके क्या, आप तो घर पे ही हो। ओके, so after this stage any further accumulation, ये तो मैंने पढ़ा दिया। okay, the quantity of unusable gas can be determined by calculating the increase in slurry levels, slurry volume in inlet and outlet chambers. Okay, in the event of using gas, the slurry level in the digester rise while that in inlet and outlet comes down. Okay, जब गैस डिक्रीज करती है तब। so the increase in gas pressure due to increased generation in comparison to its utilization will displace the slurry up in the inlet and outlet chambers, while the decrease in pressure is balanced by the return flow of the slurry back into the digester. जैसे 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 गैस कम होती रहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा इनलेट एंड आउटलेट में, और वो जो स्लरी का लेवल डाइजेस्टर के अंदर है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जब प्रेशर बनेगा आपका, जब गैस प्रेशर ज्यादा होगा तो आपका डाइजेस्टर का लेवल कम हो जाएगा और इनलेट और आउटलेट का जो लेवल है वो अप हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? बताइए, जरा सोचिए इस बात को। समझ में आया? यस, रौनक, रामदत्त, अभिषेक, आकाश, अंकित, कार्तिक, हिमांशु, जैनीस, सुन पा रहे? यस सर। ठीक। सो अगर हम केमिस्ट्री ऑफ गैस जनरेशन जाने कि इसके पीछे कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो इन गोबर गैस प्लांट द फीड विच comprise mainly of your dung is subjected to anaerobic fermentation, as a result of which is produced a combustible gas and the fully matured organic manure जो आपका खाद है, which is superior to green manure available from the dung otherwise. The whole process of feeding fresh slurry of dung and water and the extraction of spent slurry in the gobar gas plant is continuous. The cattle dung or other fermentable materials like night soil, poultry pip and piggery droppings जो भी है, इसमें हम उसको फीड कर सकते हैं। When combined in place where there is no air gives rise to mainly two type of bacteria, जब कोई एयर नहीं होती है, acid forming bacteria and gasification और gasifying bacteria. So acid forming bacteria क्या करता है, converts carbohydrates, protein, fats into volatile acid and carbon dioxide is produced during the process. This phase is also known as the liquefaction phase and is brought about by a set of
saprophytic bacteria of means of extracircular enzymes. These bacteria are less sensitive and can exist, develop, multiply in wide range of conditions. So ये conditions arise हो रही हैं in the absence of air. So this is important. अगर केमिस्ट्री की बात करें, ये वाला पोर्शन जो आपका है काफी इंपॉर्टेंट है. Now liquefaction is followed by gasification. तो पहले liquefaction हुआ with acid forming bacteria. Now the process of gasification phase, which is actively carried out by methane bacteria. वो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है मीथेन is known as methane bacteria. They work upon volatile acid produce, जो आपका volatile acid produce हुआ है उस पे काम करता है, and with the help of intracellular enzymes convert it into methane and carbon dioxide. So this is the how whole process is taking place and the formation of methane gas is taking place. Okay. The whole process of gobar gas generation is governed by factors that is temperature, substrate loading rate, solid concentration, detention period, pH value कितनी है, न्यूट्रिशन कंटेंट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या है उसके अंदर. सो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका मीथेन फॉर्मेशन. The composition of gas produced varies with the type of fermentable material used. In case of cattle dung, on an average the gas produced consists of 55 to 60%. मतलब जो आप कंपोजिशन उसमें डाल रहे हो उसके अंदर आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है, उसके अंदर वाटर कितना है और टॉक्सिसिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी गैस प्रोडक्शन कितनी होगी. ओके, एक बार इसको देखिए, पढ़िए दिस प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये वाला प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, जब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ. यस, अटेंड योर रोल कॉल. अभिषेक, रोल नंबर 2. अभिषेक, रोल नंबर 2, प्लीज स्पीक आउट. प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 3, आकाश. अरे दोनों कुट्टी लग गई, कौन आंटी बता रही. रोल नंबर 6, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट बोल तो रहा हूँ. हेलो अंकित रोल नंबर 6. आशीष रोल नंबर 7. प्रेजेंट सर. ओके. चंदन. यस सर. चिराग सैनी. दीपक गुप्ता. दीपांशु. गौरव कुमार. सर. हाँ सर, रोल नंबर 2 सर. मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? मैं बोल रहा था प्रेजेंट. हाँ ठीक है, अब लगा दी मैंने. गौरव कुमार. हिमांशु, रोल नंबर 17, हिमांशु. रोल नंबर 17, हिमांशु. हिमांशु पुंडी, रोल नंबर 18. सर रोल नंबर 17 हिमांशु. एब्सेंट है. नेट नहीं चल रहा. रोल नंबर 18 प्रेजेंट. ओके. रोल नंबर 19, हृदेश. यस हृदेश. जैनीश कुमार. प्रेजेंट सर. जितेंद्र राणा. प्रेजेंट सर. कार्तिक. सर जितेंद्र राणा हाँ 23 लगा दी. ओके. ये 17 रोल नंबर का सर ये है मैसेज आया कि प्रेजेंट है करके, माइक ऑन नहीं होगा. कार्तिक, रोल नंबर 24, कार्तिक.
कौशल कुमार, यस सर 24। नंदिनी, प्रेजेंट सर। पवन सिंह, प्रिंस सोहरा, प्रिंस सोहरा, राहुल, रोल 24 की लग नंबर गई। राहुल 32, राहुल 32, राहुल चौधरी, राहुल सिंह रोल नंबर 34, राहुल सिंह रोल नंबर 34, राखी, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। राखी प्रेजेंट। सर, अभी रामदत्त तो बोला भी नहीं है। 34। ओके, रामदत्त। रौनक, राहुल सिंह। यस सर, यस सर। एक मिनट। शेखर कुमार, सर रौनक Present, प्रेजेंट है। ऋषभ नायक, ऋषभ नायक, ऋषभ, हाँ अब किसकी नहीं लगी मुझे बताओ जरा। रोल नंबर 17 और रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 लग गया, 17 लग गया, बोलो और बोलो। 24 24 प्रेजेंट है।